तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ कार्बन फाइबर एंड ग्लास फाइबर के बारे में। अगर आप लोग रिहेबिलिटेशन एंड रेट्रोफिटिंग फील्ड से होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसके पूरा डिटेल के बारे में समझेंगे। ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर क्या है और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है यानी कि मेथड है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ ग्लास एंड कार्बन फाइबर रैपिंग। तो इसका पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है, इसका मेथड, एप्लीकेशन मेथड क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका करना क्यों ज़रूरी होता है और इसको कहाँ कहाँ पे किया जाता है। बस आप लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जो है कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर जो है आपका एफआरपी से निकला है। ठीक है, एफआरपी क्या होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ठीक है, इसका ही ये दोनों पार्ट है। ठीक है, पहला जो है आपका क्या है? जी एफ आर पी, दूसरा है सी एफ आर पी। जी एफ आर पी क्या है? ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ठीक है, दूसरा क्या है? सी एफ आर पी यानी कि कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। ठीक है, इसका काम है, ये दोनों का काम है, इसका काम है पुरानी बिल्डिंग को बिना तोड़े मजबूत बनाना। ठीक है, यह जो है इस पूरे प्रोसीजर को रेट्रो फिटिंग कहा जाता है, कहा जाता है। एफआरपी से ही निकला है जीएफआरपी और सीएफआरपी। ठीक है, और इसका जो काम होता है बिल्डिंग को बिना तोड़े मजबूत बनाना, और इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? रेट्रोफिटिंग। रेट फाइबर रैपिंग को, फाइबर रैपिंग को आईएस कोड 15,988/2013 में भी इफेक्टिव रेट्रोफिटिंग मेथड माना गया है। ठीक है, इसको कॉलम, बीम, स्लैब, चिमनी और कूलिंग टावर जैसे
आरसीसी स्ट्रक्चर को आरसीसी स्ट्रक्चर के सरफेस के ऊपर चिपकाया जाता है। क्यों चिपकाया जाता है? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसका एक खासियत है, क्या है इसका? इसका एक खासियत है फाइबर रैपिंग का। फाइबर रैपिंग का खासियत है, क्या खासियत है? इसको स्ट्रक्चर सरफेस में लपेटने से स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ता है। इसका वजन नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसका कारण है वजन नहीं बढ़ने का, ठीक है। जो फाइबर रैप होता है, इसका जो थिकनेस होता है, कितना होता है? 1 से लेकर 1.5 mm तक होता है, ठीक है। और इसका जो वजन होता है, वेट जो होता है, वेट कितना होता है? 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से लेकर 900 ग्राम पर स्क्वायर मीटर तक होता है, ठीक है। इसलिए जो है इसका वजन नहीं बढ़ता है स्ट्रक्चर पे इसको लपेटने से, ठीक है। इसके बाद जो है इसका पर्पस के बारे में जान लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, ठीक है। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर का, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 3500 MPa से 5000 MPa तक होता है, ठीक है। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये ध्यान में रखिएगा, फाइबर रैप का 5-6 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको लपेटने से स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ होता है वह बढ़ जाता है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है। उसका कारण क्या है? इसका जो फाइबर रैप का थिकनेस होता है 1 से लेकर 1.5 mm तक होता है, और इसका जो वजन होता है 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर से लेकर 900 ग्राम पर स्क्वायर मीटर तक होता है। और इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 3500 MPa से लेकर 5000 MPa तक होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग क्वालिटी का बनाता है, ठीक है। तो अब इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पर्पस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से मिटा देते हैं। पर्पस यानी कि उद्देश्य, ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, उद्देश्य, पर्पस। तो इसका कुछ पर्पस है। तो इसका पहला पर्पस है आपका, क्या है? स्ट्रेंथ। क्या करता है? स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाना, ठीक है। दूसरा पर्पस है स्टिफनेस बढ़ाना, ठीक है। तीसरा पर्पस है डक्टाइलिटी बढ़ाना। डक्टाइलिटी क्या होता है? डक्टाइल होता है जब कोई भी स्ट्रक्चर फेल होता है उसमें वार्निंग दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डक्टाइलिटी। चौथा पर्पस है आपका कोलैप्स रोकना,
सॉरी आपका पर्पस नहीं है, किसका पर्पस है, ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर का पर्पस है। ठीक है, पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है, इम्पोर्टेंट पर्पस है क्या है, लोगों की जान बचाना। लोगों की जान कैसे बचाएगा, अगर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्ट्रक्चर का सेफ्टी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा। ठीक है, और डक्टाइलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर फेल होने से पहले वार्निंग देगा, वार्निंग देगा तो जिस बिल्डिंग में आदमी रह रहा है उसे क्या होगा, अपना जान बचाकर निकल सकता है। तो ये इसका कुछ पर्पस है। ठीक है, अब चलिए इसका जो है एप्लीकेशन मेथड जान लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका मेथड जान लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मेथड, एप्लीकेशन मेथड जान लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला मेथड है, सॉरी पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, क्या है, रिपेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर में हमें रैपिंग करना है उसको सबसे पहले डैमेज होगा तो रिपेयरिंग करना ज़रूरी है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अगर आप लोग रिपेयरिंग का पूरा प्रोसीजर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वीडियो रिपेयरिंग का मिल जाएगा, वहाँ से आप रिपेयरिंग का प्रोसीजर समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप हो जाता है आपका, स्टेप नंबर 2 हो गया सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन बाय ग्राइंडिंग मोल्डिंग क्लीनिंग बाय वायर ब्रश और ब्लोअर मशीन। ठीक है, जो सरफेस है उस पर डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा भी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हो जाता है आपका, स्टेप नंबर 3 हो गया, क्या हो जाएगा, फिलिंग होल सैंड एंड uneven surface using थिक्सोट्रोपिक पुट्टी। ठीक है, फिलिंग करना होल सैंड एंड अनइवन सरफेस को किसके द्वारा, थिक्सोट्रोप पुट्टी के द्वारा। जो भी छोटा मोटा होल्स वगैरह होगा, अनइवन सरफेस होगा या कॉर्नर वगैरह होगा तो उसको अच्छे से क्या करना है, फिल करना है होल्स को, और कॉर्नर वगैरह है तो उसको थोड़ा 45 डिग्री में क्या करना है, स्लोप बना देना है। तो ये जो है अच्छे से किससे करना है, थिक्सोट्रोपिक पुट्टी से करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 हो जाता है आपका कॉम्पेटिबल प्राइमर एप्लीकेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हो गया आपका कॉम्पेटिबल प्राइमर, जो है उसके लिए उसको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद जो है 12 घंटा उसको छोड़ देना है, किसके लिए, सूखने के लिए छोड़ देना है, सूखने के लिए। ठीक है, पांचवा स्टेप है, स्टेप नंबर 5 है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेचुरेंट एप्लीकेशन अप्लाई करना है, और साथ साथ में
जो रैप है उसको चिपकाते जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन सेचुरेट करना है और साथ साथ में उसको चिपकाते जाना है, नहीं तो सूखने के बाद ये जो है चिपकेगा नहीं और ये बहुत जल्दी सूखता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए आपने इतना एरिया को करना है, ठीक है, तो इतना एरिया में ही ये सेचुरेंट लगाइए और इसको पहले चिपकाते जाइए, इसको चिपका दीजिए। और इसको चिपकाने वक्त जो है कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वह पॉइंट क्या है चलिए इधर समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपको पॉइंट नंबर 1 जो है ध्यान में रखना है, क्या है, हॉरिजेंटल लैप। अगर मान लीजिए आपका ये जो है पट्टा, इसका एक पट्टा 0.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक आता है। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है 50 मीटर लंबा है तो उसमें आपको पूरा एक बार में नहीं हो पाएगा एक पट्टा से, उसको बार बार उसको लैप देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो कैसे लैप देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 100 mm का ये लैप देना है, ठीक है। हॉरिजेंटल जो है ये कितना mm का, ये हॉरिजेंटल लैप देना है आपको, लैप 100 mm, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है आपका, पॉइंट नंबर 2 है वर्टिकल लैप। वर्टिकल लैप, तो वर्टिकल लैप जो है आपका, मान लीजिए वर्टिकल लैप ये है, यहाँ से देना है। तो ये जो वर्टिकल लैप रहेगा आपका जैसे 300 mm रहेगा, ठीक है। ये जो रहेगा ये 300 mm रहेगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपको लैप देना है तो जैसे इस पट्टा में यहाँ पे दिए तो दूसरे पट्टा में अल्टरनेट आपको यहीं पे दे देना, ठीक है। यहाँ पे दीजिए, इधर दीजिए, ठीक है। इसके कंटिन्यू लैप नहीं देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये लैप, तो यहाँ लैप देना है, ठीक है। फिर तीसरे पट्टे में आपको लैप देना है, तो यहाँ पे दीजिए, ठीक है। इस तरह जो है आपको अल्टरनेट लैप प्रोवाइड करना है वर्टिकल लैप में, अल्टरनेट लैप प्रोवाइड करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 इधर ही लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपका, जब ये जैसे ये पट्टा है ना, पट्टा ये दोनों साइड से ना मोटा मोटा थ्रेड रहता है, तो जब भी इसको चिपकाया जाता है ना, तो चिपकाते वक्त इसको ऐसे ऐसे कर कहीं कहीं पे थोड़ा कट कर दीजिए। अगर इसको कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये किनारे पे मोटा हो जाएगा, जिससे यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको धागा को काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये किनारे पे मोटा हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट जो है आपको ख्याल रखना है, इसमें बबल बनता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए कि बबल ना बने। अगर बबल बन गया तो तुरंत उसको उसी टाइम पे रेक्टिफाई कर दीजिए, ठीक है। बबल पॉइंट नंबर 4 जो है बबल बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, इसका जो बबल अगर बन गया, बबल बने ना सबसे पहले, अगर बन गया तो उसको उसी टाइम पे रेक्टिफाई कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए बबल को, ठीक है। बबल ऐसे ऐसा बन जाता है, थोड़ा फूल जाता है सरफेस, ठीक है। तो इसको कट कर दीजिए और इसमें जो है सेचुरेंट भर दीजिए, तो आपका बबल रेक्टिफाई हो जाएगा। और इसका जो चिपकाने का है ना, तो एक रोलर, हार्ड रोलर आता है इसको चिपकाने के लिए सरफेस में, क्या आता है, हार्ड रोलर, उससे चिपकाया जाता है। एक जैसे मान लीजिए ऐसा इसी टाइप का रहेगा और इसमें एक डंडा लगा रहेगा, उसको ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे चलाएंगे तो ये जो है आपका चिपकेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर रैपिंग के बारे में। अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।